हेलो दोस्तों, आज अपनी क्लासेस के 9वें दिन ये 9वें दिन का दूसरा वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक वर्ब्स के ऊपर लेकर के आया हूं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद टेंसेस में वर्ब लगाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत हमारे सामने पेश आती है वो दूर होने की मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहां पर मैंने वर्ब्स लिखा है। वर्ब से आगे एक्शन वर्ड्स लिखा है। दोस्तों, एक्शन वर्ड्स का मतलब हुआ दोस्तों वो शब्द जिनसे किसी भी सेंटेंस में किसी काम के होने का पता चलता है। जैसा कि अभी तक हमने देखा था दोस्तों, राम क्रिकेट खेलता है, इसमें खेलने का पता चल रहा है। मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें पढ़ाने का पता चल रहा है। आप मेरी आवाज सुनते हैं, इसमें आपके सुनने का पता चलता है। मैं यहां खड़ा होता हूं, यहां मेरे खड़े होने का पता चलता है। तो ऐसे पता नहीं कितने शब्द है दोस्तों जिससे हमें हमारी या किसी और चीज की अवस्था के बारे में पता चलता है। ऐसे शब्दों को हम वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसी के आगे मैंने वर्ब्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली हेल्पिंग वर्ब्स की और दूसरी मेन वर्ब्स की। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट इनकी मदद के बिना कोई भी मेन वर्ब सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडेफिनेट टेंस में कॉमन है, तीनों ही टेंसेस में लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में कॉमन है, तीनों ही टेंसेस में लगती है। उसी तरह परफेक्ट टेंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही टेंसेस में लगती है। उन्हें जो डिफरेंट बनाता है वो क्या है? इंडेफिनिट टेंस में डू डस जो प्रेजेंट में लगता है, डिड जो पास्ट में लगता है, और विल जो फ्यूचर में लगता है। उसी तरह अगर हम कंटिन्यूअस में देखें दोस्तों, तो इज एम आर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लग करके हमें उस स्थिति के बारे में बताता है जहां कोई भी चीज प्रेजेंट टेंस में घट रही है। कहने को तो सारी वर्ब फॉर्म सेम है, बट इन इज एम आर, वॉज वर या विल बी के यूज से हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन सी घटना प्रेजेंट टेंस में, कौन सी पास्ट टेंस में या कौन सी फ्यूचर टेंस में घटी है। ऐसे ही आज हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा दोस्तों, पहले हैज हैव लगे, फिर हैड लगा और फिर विल हैव लगा। तो ये सारे ही हमारे लिए दोस्तों वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। पर जब ये मेन वर्ब के साथ लगते हैं तो उस अवस्था में ये उस सेंटेंस में टेंस का क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत आसानी से कर देते हैं। हमने देखा दोस्तों, ये कहने को बहुत सारी हैं। मैंने टोटल यहां पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों के लिए लिखी हैं, जिनमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारी दोस्तों बीइंग, बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कहने को इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, पर जब ये सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लगती हैं तब मेन वर्ब का मीनिंग हम सबको क्लियर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आपने इस क्यों लगाया, आप उन्हें बताइएगा कि कहने को तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग अपने आप में किसी एक्टिविटी के होने की ओर इशारा करता है, बट जब तक हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें किस टेंस में वो घटना घट रही है उसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति को क्लियर करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी को पढ़ना जरूरी समझा। दोस्तों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे हमारी एकेडमिक इंग्लिश हो जो बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी अवस्थाओं में हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से मोडाल्स के बारे में हम आगे जरूर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अपने टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है दोस्तों कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये गिनती में वैसे तो बहुत हैं, पर कॉमन 23 वर्ब फॉर्म्स हैं जिनको अभी हमने वर्बली सुना भी। आपको पता होगा, मैंने ओरली आपको बोल के बता दिया, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल बी, शैल बी, ये तो बी, बीइंग और बीन भी लगते हैं दोस्तों, हैज, हैव और हैड, और डिड, डू, डज भी, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। इनको अभी हमें सिर्फ इसी तरह से याद करना काफी होगा। हम दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों, जो है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब दोस्तों एक्चुअल में वो वर्ब फॉर्म्स होती हैं जिनकी एग्जैक्टली 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। उसके बाद आगे भी आप जितनी वर्ब फॉर्म्स देखेंगे, पुट, 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 हिट, 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 शट, 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 या लर्न, लर्नट, लर्नट,
ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, या ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, कम केम कम, ये सारी वर्ब फॉर्म्स का अपना एक मीनिंग होता है और इसके साथ इनकी 3 फॉर्म्स भी होती हैं। इन्हीं 3 फॉर्म्स को हम टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मेनली यहां पर लिखा है कि मेन वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, पहली ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव। अभी हमें सिर्फ इतना समझना काफी है दोस्तों कि ये जो मेन वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव फॉर्म में होती हैं, इसका मतलब ये वो वर्ब फॉर्म्स होती हैं दोस्तों जिनमें हमें किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है टेनिस, आपने अभी पढ़ा था राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। इसमें राम सब्जेक्ट है दोस्तों, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है और प्लेज एक वर्ब है। वो कोई भी वर्ब फॉर्म जो जब किसी सेंटेंस में लगती है और अगर वो बिना ऑब्जेक्ट के लगती है और हम उसको क्वेश्चन के तौर पर क्या पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं राम प्लेस, मैंने कहा राम खेलता है, आपने कहा क्या, मैंने कहा क्रिकेट। इसका मतलब ये जो खेलता है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मैंने आपसे पूछा राम लिखता है, आप मुझसे पूछोगे सर क्या, तो मैं आपको बताऊंगा राम मैथ्स लिखता है या इंग्लिश लिखता है। राम बनाता है, आपने कहा क्या, मैं कहता हूं राम चित्र बनाता है। तो जिस किसी वर्ब फॉर्म को सुनने के बाद आपके मन में क्या नाम का क्वेश्चन उभर के आता है, उस सेंटेंस में लगी हुई वर्ब फॉर्म हमेशा वर्ब की ट्रांजिटिव फॉर्म होती है। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम जाने दोस्तों तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट की बहुत जरूरत होती है, माई मदर कुक्स, मेरी मम्मी पकाती हैं क्या, मैंने बोला खाना, इसका मतलब माई मदर कुक्स फूड। किसी ने मुझसे पूछा माई मदर कुक्स, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, आपने दिमाग लगाया कि माई मदर कुक्स, मेरी मम्मी बनाती हैं क्या, खाना। तो जब मुझे क्या का उत्तर उस सेंटेंस में चाहिए तो वो हो जाएगा आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें मैं आपसे कहूं राम जाता है, आप क्या नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे कहां। मैं कहूं राम गोस, राम जाता है, आप ये नहीं पूछेंगे क्या, आप पूछेंगे कहां। तो जहां पर कहां आ गया, कैसे आ गया, ये सब कुछ आ गया, वहां तो इंट्रांजिटिव हो गया सेंटेंस या वर्ब। और जहां पर क्या का उत्तर आपको चाहिए वहां पर वर्ब की फॉर्म ट्रांजिटिव होती है। अभी मैंने लिखा राम चलाता है, मैंने लिखा राम ड्राइव्स, आपने पूछा क्या, मैंने कहा आकार, इसका मतलब हो गया राम ड्राइव्स आकार। मैंने आपसे पूछा बेबी सोता है, आप क्या नहीं पूछोगे, ज्यादा आप पूछोगे कहां, तो वो कहां जो है वो इंट्रांजिटिव है। कैसे इंट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव है। जिस क्वेश्चन का आंसर क्या में आपको मिलेगा उस क्वेश्चन में जो वर्ब फॉर्म लगी है दोस्तों वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मैंने आपसे कहा बेबी खेलता है, बेबी प्लेज, आपने अगर पूछा कहां तो बेबी प्लेज ऑन द फ्लोर, तो ये जो वर्ब यहां पर प्लेज लग गया ये इंट्रांजिटिव में चला गया क्योंकि इसका उत्तर क्या में नहीं है। बट जैसे ही मैंने कहा बेबी प्लेज फुटबॉल ऑन द फ्लोर, ऐसे ही आपको पता चल गया बेबी प्लेज क्या, फुटबॉल। इसका मतलब यहां पर जो प्लेज लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है आपके लिए, ट्रांजिटिव। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब की फॉर्म आपसे क्या का उत्तर मांगती है वो वर्ब फॉर्म ट्रांजिटिव हो जाती है। जैसे मैंने यहां इंट्रांजिटिव के 2 एग्जांपल लिखे दोस्तों। मैंने पहला एग्जांपल लिखा शी डांस्ड, आपको पता है शी डांस का मतलब वो नाचती थी, ठीक है, नाचती थी, आपने कहा सर डन, वो नाचती थी, आप क्या का उत्तर नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये जो शी डांस्ड हो गया ये इंट्रांजिटिव हो गया दोस्तों। उसके बाद द बॉयज लाफ्ड, लड़के हंसते थे, हंसते थे ठीक है, आपने क्या नहीं पूछा, आप क्यों पूछ सकते हो, तो वो जो क्यों है वो आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं है। वहां पर जहां आपको ये मिल गया लड़के हंसते थे, आपको क्या का आंसर नहीं चाहिए, इसका मतलब ये भी बन गया आपके लिए इंट्रांजिटिव। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों वो सेंटेंसेस जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसमें आपको वर्ब फॉर्म से क्या का आंसर चाहिए वो वर्ब फॉर्म ट्रांजिटिव, जिसमें क्या का आंसर नहीं चाहिए वो वर्ब फॉर्म इंट्रांजिटिव। अब यहां पर ये वाले 2 एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। ही कॉट द बस आफ्टर द स्कूल, उसने स्कूल के बाद बस पकड़ी थी। तो ये जो कॉट है ये इसमें वर्ब है,
दूसरा सेंटेंस है he disappeared after the school। ये जो disappeared है वो गायब हो गया था, वो स्कूल के बाद गायब हो गया था। तो ये दो सेंटेंस है दोस्तों जिसमें मैंने सिर्फ वर्ब को चेंज कर दिया। पहले में caught the bus कर दिया, दूसरे में disappeared कर दिया। पहले वाले में देखिए मैंने लिखा he caught the bus after the school, उसने स्कूल के बाद बस पकड़ी थी। अगर मैं आपसे इसे बस हटाकर पूछूं तो मैं पूछूंगा उसने स्कूल के बाद पकड़ा था। कॉट, ही कॉट आफ्टर द स्कूल। आप पूछोगे क्या? जैसे ही मैंने कहा था बस, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो वो सेंटेंसेस जो बिना क्या के पूरे हो जाते हैं वो तो इंट्रांजिटिव, जो बिना क्या के अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं दोस्तों वो ट्रांजिटिव। मैंने पूछ के जैसे ही आपसे कहा ही कॉट द बस आफ्टर द स्कूल, आपको आपके क्या का आंसर मिल गया, इसका मतलब ये तो दोस्तों ट्रांजिटिव। इसमें है ही डिसअपियर्ड आफ्टर द स्कूल, वो स्कूल के बाद गायब हो गया था। तो इसमें आपके पास क्या का आंसर आपको नहीं चाहिए, तो ये बन गया आपका इंट्रांजिटिव। आपसे कोई पूछता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, वो आपको ये सेंटेंस दे देंगे, वो आपसे पूछ बैठेंगे कि क्या इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज हुई है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जैसे ही आपने देखा ही डिसअपियर्ड आफ्टर द स्कूल, वो स्कूल के बाद गायब हो गया था। इसमें आपको क्या की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं पता करना कि वो क्या हो गया था, तो वहां पर तो हो गया इंट्रांजिटिव। अगर मैंने आपसे कहा ही कॉट आफ्टर द स्कूल, तो आप कहोगे सर क्या कॉट, क्या पकड़ा था, तो मैं आपको बताऊंगा था बस। इसका मतलब सेंटेंस हो जाएगा ही कॉट द बस आफ्टर द स्कूल। इसका मतलब जहां पर हमें क्या का आंसर चाहिए दोस्तों वो तो हो जाता है ट्रांजिटिव, जहां पे हमें क्या का आंसर नहीं चाहिए होता दोस्तों वो हो जाता है इंट्रांजिटिव। तो हमारे समझने के लिए अभी इतना काफी है दोस्तों कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, उन्हें हम फर्दर आगे चल के दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का होता है दोस्तों, दूसरा पार्ट मेन वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जिनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, बट किसी भी सेंटेंस में लग करके वो जो मेन वर्ब वहां पे लगी है, जिस वर्ब का अपना खुद का मीनिंग है, जिस वर्ब की अपनी खुद की 3 फॉर्म है, जब हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब के साथ किसी भी सेंटेंस में लग जाती है तो एग्जैक्टली वो उस वर्ब के यूज होने वाले टेंस का पता हमें बता देती है। अभी अभी हमने पढ़ भी लिया दोस्तों कैसे इनडेफिनिट टेंस में डू, डज, डिड और विल हमारी हेल्प करते हैं, कैसे कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल भी हमारी हेल्प करते हैं, कैसे परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड और विल हैव हमारी मदद करते हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में हम मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी मेन वर्ब फॉर्म्स है दोस्तों, ये वो वर्ब फॉर्म्स होती हैं दोस्तों जिनके अपने खुद के मीनिंग होते हैं, इनकी खुद की 3 फॉर्म होती हैं, बट इनकी 3 फॉर्म्स को सेंटेंस में लगने के लिए हमेशा दूसरी उन वर्ब फॉर्म्स की हेल्प चाहिए होती है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, पर जब ये मेन वर्ब के साथ लग जाती हैं तो ये मेन वर्ब का मीनिंग उस पर्टिकुलर सेंटेंस में डिफाइन कर देती हैं, उसकी स्थिति के बारे में हमें पूरी तरह से अवगत करा देती हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा दोस्तों कैसे हम मेन वर्ब्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया दोस्तों कैसे वो सेंटेंसेस जिनमें जो वर्ब लगा होता है वो आपसे क्या का उत्तर मांगता है, तो जहां पर आपकी वर्ब आपसे क्या का उत्तर मांगती है वो वाला सेंटेंस, वो वाली वर्ब तो ट्रांजिटिव हो जाएगी। जिस सेंटेंस में बिना क्या का उत्तर दिए आपको सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, इंट्रांजिटिव। द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, क्या खेलता है, द बॉय प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब द बॉय प्लेज क्रिकेट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ही गोज टू दिल्ली, वो जाता है, वो दिल्ली जाता है, इसमें आपको क्या की जरूरत नहीं है, ये इंट्रांजिटिव हो गया। ही सिट्स, वह बैठता है, ठीक है, क्या बैठता है नहीं है, यहां आप ज्यादा पूछ सकते हो कहां बैठता है, कहां हमारे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में नहीं आता दोस्तों, तो ही सिट्स हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस हो गया। शी डांस्ड ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर डांस करती थी, ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट हो गया। ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इसमें भी हमें क्या की जरूरत नहीं है। उसकी जगह होता अगर शी कुक्ड इन द किचन,
तो हम जरूर पूछते वो किचन में क्या पकाती थी। डांस ऑन द फ्लोर में हमने नहीं पूछा, कुक्ड इन द किचन में हमने पूछा। शी कुक्ड डिलीशियस फूड इन द किचन। इसका मतलब जो शी कुक्ड डिलीशियस फूड इन द किचन है उसमें क्या पकाती थी का आंसर हमें मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंग्लिश में वर्ब को अभी फिलहाल इन्हीं दो तरीकों से डिवाइड करिएगा दोस्तों। आगे चल के वर्ब की और भी कई तरीकों से हम डेफिनेशन ले सकते हैं। हमें यह भी पता है कि वर्ब रेगुलर भी होते हैं, इररेगुलर भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। उनके बारे में पढ़ना अभी हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है दोस्तों, उनके बारे में हम आगे जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी था ताकि हमें यह पता चल सके कि जो टेंसेस में हम सेंटेंसेस में दो दो वर्ब यूज कर रहे हैं उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। दोस्तों मैंने यहां पर नीचे एक फ्रेज और एक क्लॉज भी लिख करके रखा है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब मिलता है, जिस किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब मिलता है, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो वो सेंटेंस तो हमेशा क्लॉज होता है। जहां पे आपका आंसर बिना किसी वर्ब के यूज के हो जाता है वो हमेशा आपके लिए फ्रेज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कल मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। ये पूरा एक वर्ब फॉर्म है दोस्तों, ये एक क्लॉज है। अगर मैं आपसे कह दूं, आप मुझसे पूछो सर आप हमसे कब मिलोगे, मैं आपसे कहूं कल शाम को, तो ये हो जाएगा टुमारो इन द इवनिंग। इसमें कहीं भी वर्ब का यूज नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली आप ये मान के चलिए दोस्तों कि क्लॉज वो सेंटेंसेस होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों का एग्रीमेंट होता है। एग्जैक्टली हमें यह बात भी पता चलती है दोस्तों कि फ्रेज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हमें वर्ब की जरूरत नहीं होती है। अगर बिना वर्ब के भी हमें आंसर मिल जाता है अपनी बात का, जो हमें समझ में आ जाता है, तो वो फ्रेज हो जाता है। दोस्तों फ्रेज और क्लॉज के बारे में भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे डिटेल में। अपनी एक दिन की क्लास को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए पढ़ने के लिए एक 15-20 मिनट का लेक्चर काफी होता है। अगर हम उसे डिटेल में पढ़ दें दोस्तों तो हमारे लिए वो टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। जैसे हमारा टेंसेस का टॉपिक कवर होता है दोस्तों, हम एक रिवीजन का दिन जरूर रखेंगे जिसमें कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम करेंगे, कुछ वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी ही ये रिवीजन क्लासेस अपने पूरे तौर तरीके से आपको दे दी जाएंगी ताकि आपको घर पे रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अभी जितना हमने पढ़ा है उससे आपको वर्ब्स के बारे में एक छोटा हिंट जरूर लगा होगा। इनके बारे में डिटेल जो भी लेक्चर होगा वो हम आगे चल के जरूर एक बार कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, इसे हम बहुत आगे लेकर नहीं जाते हैं। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते रहिए दोस्तों। इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितनी मेहनत घर पे करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।